आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में जो हमारा अध्याय दूसरा चल रहा था जिसका नाम था विश्व जनसंख्या। उसके अंदर हमने गंतव्य कर लिया था, वितरण कर लिया था। आज हम जनसंख्या वृद्धि का जो हमने लगभग टॉपिक पूरा कर लिया है, उसके अंदर कुछ टॉपिक को शामिल किया गया है, उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप। देखो, जनसंख्या की वृद्धि हुई, उस वृद्धि से क्या फर्क पड़ा इस स्थानिक प्रारूप, यानी कि वो जो जनसंख्या के अंदर परिवर्तन हुआ, जनसंख्या जो बढ़ी, उस किसी स्थान विशेष या किसी प्रदेश या किसी देश के अंदर उसका किस प्रकार से डायग्राम बना, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप का हमें क्या फायदा है? तो पहली जो लाइन है, यानी कि विश्व के विभिन्न देशों की तुलना की जा सकती है। ठीक है, पहली लाइन यानी कि विश्व के विभिन्न देशों की तुलना की जा सकती है। जनसंख्या परिवर्तन का जो ये स्थानिक प्रारूप है, इसके अंदर हमें किन बातों का पता चलता है? जैसे विश्व के विभिन्न देश है, उनकी तुलना करेंगे तो हमें जनसंख्या का क्या चलेगा, पता चलेगा भी किस देश के अंदर कितनी जनसंख्या है, किस देश की कितनी जनसंख्या वृद्धि रही, और किस देश के अंदर टोटल जनसंख्या किस प्रकार का, वहां का घनत्व किस प्रकार का है, तो ये हमें पता चलेगा। इसके अलावा दूसरी बात करूं जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप से, तो यानी कि जनसंख्या जो सर्वाधिक जो जनसंख्या है, इस प्रारूप से हमें किस बात का पता चलता है? तो दूसरी बात का हमें पता चलता है भी विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक व विकसित देशों में कम। ठीक, यानी कि जो विकासशील देश है उनके अंदर जनसंख्या क्या है, ज्यादा है, जबकि जो विकसित जो देश है उनके अंदर क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस जनसंख्या परिवर्तन का ये जो स्थानिक प्रारूप है, इससे हमें इस प्रकार की भी जानकारी मिलती है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक संबंध पाया जाता है किसके अंदर? जनसंख्या वृद्धि के अंदर। देखो, किसी देश की जनसंख्या ज्यादा है, उस देश के अंदर जो आर्थिक जो विकास है उसके अंदर ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, आर्थिक विकास जो होगा वो नीचे चला जाएगा। हालांकि हम ज्यादा तो नहीं कह सकते भी जनसंख्या ज्यादा हो, लेकिन कुछ है इसी जनसंख्या के सिद्धांत के अंदर बात कहते हैं भी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, इनकम ज्यादा होगी, आर्थिक विकास ज्यादा होगी। वो अपनी अपनी एक थ्योरी है,
लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो ज्यादा जनसंख्या होगी तो उस देश का आर्थिक विकास क्या होगा, कम होगा। अगर जनसंख्या के अंदर कमी है यानी कि जनसंख्या वृद्धि कम है और उस देश की जनसंख्या कम है तो वहां का विकास अच्छे से होगा। जैसे किसी एक परिवार के अंदर अगर उनके एक ही लड़का है तो वो उस लड़के की हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं जो उसको कामयाब बनाने के लिए। लेकिन उसी परिवार के अंदर अगर 10 बच्चे हैं तो उनकी क्या कर सकते हैं, आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। फिर उनका क्या होगा, आर्थिक विकास गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, 3 बातें हो गई। उसके बाद में हम कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो है वो तो अपने अफ्रीका महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की है। ठीक है, और सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि है वो यूरोप की है, यूरोप की है। यूरोप की कितनी है, 0.1। और इसी दूसरे नंबर के ऊपर बात करूं, ये तो पहला नंबर हो गया यानी कि सबसे कम है। दूसरा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तो यहां की कितनी है, 0.8। अफ्रीका की कितनी है, 2.6%। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। और इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है, तो यूरोप की है। और इसके अलावा बात करूं तो उत्तरी अमेरिका की है। उसके बाद में बात आ जाती है एशिया महाद्वीप की। ये आपको आंकड़े याद रखने ही रखने हैं, चाहे यानी कि 12वीं क्लास के बच्चे भी नहीं, यानी कि जिनके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है उनके भी ये टॉपिक लगता है। तो उसके बाद में हम एशिया महाद्वीप की और बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप की कितनी है, तो 1% है। ठीक है, उसके बाद में भारत की मैं बात कर लेता हूं। भारत की जनसंख्या वृद्धि 1.64%। और ये जो वृद्धि दर है ये वार्षिक वृद्धि दर है, ध्यान में रखना। 2 प्रकार की वृद्धि दर होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक वार्षिक होती है, वार्षिक है, और एक होती है 10 की है। ठीक है, 10 की वृद्धि दर और एक है वार्षिक वृद्धि दर। 2 प्रकार की वृद्धि दर होती है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये कौन सी है, वार्षिक है। और यही पूछा जाता है। ठीक है, 10 के अंदर अगर आपसे पूछ ले तो 1 पॉइंट यहां पे लगा देना, तो ये 10 की हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर, अफ्रीका के अंदर। सबसे कम कहां पर है, यूरोप के अंदर। उसके बाद में अमेरिका के अंदर। और एशिया महाद्वीप की कितनी है, 1 है। उसके बाद में जबकि भारत के अंदर कितनी है, 1.64 है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ये जो जनसंख्या का इस प्रकार का परिवर्तन है, यानी कि अलग अलग देशों के अंदर इस प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है। अब हम यहीं पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर, अफ्रीका के अंदर तो ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप के अंदर भी ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अंदर आप जनसंख्या देखिए कितनी कम है। तो इसका मतलब यहां पर आर्थिक विकास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं ये कोरोना काल के अंदर अभी हिंदुस्तान के अंदर जो पूरी जो हिंदुस्तान की जनसंख्या उनके डोज नहीं लग पाई है, जबकि इन देशों के अंदर यानी कि वो डोज है वो लगा भी दे गई है। यानी कि दूसरा और तीसरी बार का यानी कि नंबर है, वहां की जनसंख्या क्या है, कम है, इसलिए वो पूरा आ रहे हैं, जबकि अपने यहां पर इस खर्चे को पूरा नहीं आ रहे। तो ये सारा का सारा खेल किसका है, इस जनसंख्या का है।
उसके बाद में मैं बात करता हूं इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, ये जो जनसंख्या परिवर्तन है, मैंने बात कही थी भी विकसित देशों के अंदर जनसंख्या कम है जबकि विकासशील देशों के अंदर जनसंख्या ज्यादा है। आपसे पूछ ले जनसंख्या परिवर्तन का विकासशील देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपका क्या आंसर रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि इस जनसंख्या परिवर्तन का किसके ऊपर, विकासशील देशों पर प्रभाव, क्या प्रभाव रहा। अगर मैं इस जनसंख्या परिवर्तन यानी कि ये जो वृद्धि हुई तो इसका जो प्रभाव क्या पड़ा विकासशील देशों के ऊपर, जो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो एक प्रभाव है। उसके बाद में सारे के सारे गौण प्रभाव होते हैं, उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं कर सकता। यानी कि विकासशील देशों के ऊपर मुख्य जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा मुख्य प्रभाव किसके ऊपर, संसाधनों के ऊपर, संसाधनों के ऊपर पड़ा। इसका मतलब क्या समझिए, देखो जब जनसंख्या कम थी तो ये संसाधन क्या थे, ज्यादा थे, यानी कि उस जनसंख्या का ये क्या करते थे, पोषण करते थे। पहले ये जनसंख्या का पोषण करते थे, लेकिन अब नहीं। कारण किस प्रकार से, देखो पहले जनसंख्या कम थी तो ये संसाधन ज्यादा थे जिससे सभी लोगों का ये पोषण कर रहे थे, उनकी आवश्यकताओं की जरूरत जो थी उनकी पूर्ति कर रही थी। लेकिन अब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो जिसके कारण ये संसाधन भी क्या हो गए, सीमित मात्रा के अंदर यूज हो रहे हैं। कहने का मतलब उनको हिस्से का ये संसाधन भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये पोषण भी अब नहीं कर पा रहा। जैसे किसी घर के अंदर 2 रोटी और 2 ही सदस्य तो एक एक खा लेंगे, और किसी घर के अंदर सदस्य 8 है और रोटी 2 है तो वो किस प्रकार से खाएंगे, वो उसी प्रकार से है। ये संसाधन की बात, तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है। हालांकि और बात करूं तो ये तो मुख्य प्रभाव है, और गौण प्रभाव के अंदर आप जनसंख्या वृद्धि के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे क्या प्रभाव पड़ा, रोजगार के अंदर भी प्रभाव पड़ा, ठीक है, रोजगार। इसके अलावा और प्रभाव की बात करूं तो जीवन स्तर के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, जीवन स्तर। इसके अलावा और बात करें तो शिक्षा के अंदर भी क्या आई, कमी आई, शिक्षा की कमी। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है। शिक्षा की कमी का मतलब क्या, यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है। इस प्रकार से आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये विकासशील देशों के ऊपर प्रभाव पड़ा। ये अपना छोटा सा वीडियो था आज का, जो जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप के ऊपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।